व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी यू गाइस, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे यार। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेबी के जो नए रूल्स आए हैं एफपीआई डिस्क्लोज़र को लेकर, और ये कितने रूल्स हैं और सभी रूल्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जिस तरह अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में फॉरेन रूट से इन्वेस्टमेंट की बात आई है और एलिगेशंस उठे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अलार्मिंग वाली बात है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर और मार्केट रेगुलेटर सेबी के लिए, जिनके लिए ये अलेज्ड इन्वेस्टमेंट थ्रू फॉरेन रूट किसी क्लैमिटी से कम नहीं था और इसीलिए ऐसा सिचुएशन कभी ना आए। इसलिए अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी एफपीआई इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी स्ट्रिंजेंट कदम उठा रही है। अब रिसेंटली सेबी एक नया रूल ला रही है एफपीआई को लेकर। क्या है ये नया रूल? वेल, न्यू नॉर्म्स के हिसाब से एफपीआई जिनका एक सिंगल ग्रुप में एक्सपोजर 50% से ज़्यादा है, या फिर एफपीआईज जिनका इंडियन इक्विटी मार्केट में एसेट्स 25,000 करोड़ से ऊपर हैं, उनको हाई रिस्क का लेबल दिया जाएगा और उन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, जैसे कि ओनरशिप का फुल आइडेंटिफिकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और कंट्रोल राइट्स। अगर ये सब डिस्क्लोज़र नहीं दे पाए तो ऐसा हाई रिस्क एफपीआईज को अपने एफपीआई रजिस्ट्रेशन से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों लाया जा रहा है ये न्यू रूल? वेल, ये रूल इसलिए लाया जा रहा है ताकि एक गंभीर इशू को एड्रेस किया जाए। कुछ प्रोमोटर्स मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी कि एमपीएस नॉर्म्स को बाईपास करने के लिए इस तरीके से एडिशनल शेयर्स लेते हैं। सेबी का मानना है कि कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ प्रोमोटर्स एफपीआई रूट के थ्रू एमपीएस के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से बचने के लिए की कोशिश करते हैं, और ये नया रूल उसी को रोकने का सल्यूशन है। इस पर्पस्ड नॉर्म से सेबी ग्रैनुलर ओनरशिप डिटेल को आइडेंटिफाई करना चाहता है ताकि पता चले कि कौन है नेचुरल इंडिविजुअल। पब्लिक रिटेल फंड्स या फिर लार्ज पब्लिक लिस्ट कॉर्पोरेट्स में सिंपलर नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी होगी। लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो इंडिया का ये एफपीआई डिस्क्लोजर रिजीम ग्लोबली स्ट्रिक्टेस्ट हो जाएगा। क्या ये सब एफपीआईज के लिए एप्लीकेबल है? जी नहीं, ये स्ट्रिक्टर नॉर्म सभी एफपीआईज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेबी एफपीआईज को 3 कैटेगरीज में लेबल कर रहा है। पहला है हाई रिस्क, दूसरा है लो रिस्क और तीसरा है मॉडरेट रिस्क। हाई रिस्क जिसके बारे में हम अभी बात की है, और कौन है वो लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क? वेल, गवर्नमेंट और रिलेटेड एंटिटीज़ जैसे कि सेंट्रल बैंक्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स इन्हें लो रिस्क वाले कैटेगरीज में आएंगे, और पेंशन फंड्स, पब्लिक रिलेशन फंड्स को मॉडरेट रिस्क के अंडर प्लेस किया है। सेबी के हिसाब से एफपीआईज एसेट अंडर कस्टडी यानी कि एयूसी जो अराउंड 2.6 ट्रिलियन है, या 6% ऑफ टोटल एफपीआई एयूसी, वो हाई रिस्क में के अंडर आएगा। अभी प्रेजेंट में रूल क्या है? करंटली पीएमएलए नॉर्म्स के हिसाब से लीगल आइडेंटिटीज़ को बेनिफिशियल ओनर्स यानी कि बीओ हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन एक थ्रेशहोल्ड के हिसाब से होता है, जैसे कि 10% या 25%। लेकिन वो भी नॉर्मल पर्सन को एफपीआईज का बीओ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, क्योंकि हर इन्वेस्टर एंटिटी जर्नली एफपीआई के थ्रेशहोल्ड के अंदर ही आता है। रूल आने के बाद एफपीआई को कितना टाइम दिया जाएगा? वेल, जो एफपीआईज का होल्डिंग 50% से ज़्यादा है एक सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप में,
उनका 6 मंथ पीरियड दिया जाएगा ताकि वो अपना एक्सपोज़र कम कर सकें। और ऐसा ही एक सिमिलर टाइम पीरियड न्यूली एस्टैब्लिश्ड एफपीआईज़ को भी दिया जाएगा। इसके अलावा एसबीआई ने प्रपोज़ किया है कि एग्जिस्टिंग हाई रिस्क एफपीआईज़ जिनका ओवरऑल होल्डिंग 25,000 करोड़ से ऊपर है इंडियन इक्विटी मार्केट में, उनको भी 6 महीने के अंदर कंपनी कंप्लाई करना पड़ेगा। ये एडिशनल डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट, वैसे तो ये एडिशनल नॉर्म्स काफ़ी चीज़ें स्ट्रेटन काफ़ी हैं करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि ये एडिशनल नॉर्म्स एफपीआईज़ को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के से दूर ना कर दें, क्योंकि एफपीआई इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा उतना स्टॉक और मार्केट को फ़ायदा है।